हेलो फ्रेंड्स। स्वागत करती हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल फटाफट एजुकेशन में आप सभी का। तो आज आज झारखंड जीके का जो 7 यूनिट चल रहा है, तो इसमें मैं बताऊंगी कि प्राचीन काल में झारखंड, टॉपिक यही है, प्राचीन काल में झारखंड। तो इसमें होगा क्या, इसका पूरा विस्तार से मैं पढ़ा रही हूँ और ऑब्जेक्टिव भी कुछ करवाऊंगी। एमसीक्यू भी मैं क्वेश्चन लेके आती हूँ ताकि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है झारखंड जीके से वो पता चल सके। तो आप लोग प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, ठीक। और आते हैं मोटिवेशन कोट पर। तो किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन आसान नहीं है, फिर क्या किया जाए। किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन तो आसान नहीं है, फिर क्या किया जाए। इसे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, खुद पर विश्वास किया जाए। तो आप लोग खुद पे विश्वास कीजिए और इससे बाहर निकलिए और आप लोग सफलता होइए। इससे अच्छा, इससे मुझसे ज़्यादा और किसको खुशी मिलेगा इस बात से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है झारखंड, प्राचीन काल में झारखंड। और ये मैं ये छोटा टॉपिक है, तो ये एक ही टॉपिक में एक ही पार्ट में मैं ख़त्म करने वाली हूँ। और इसके आगे भी मैं देखती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, प्राचीन काल में जो झारखंड था, तो वो 4 भाग में बटा हुआ था। प्राचीन काल में झारखंड जो था वो 4 भाग में बटा हुआ था। वो कौन कौन भाग था इसमें? मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल, ठीक। तो हम लोग जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उसमें भी हम लोग मौर्य काल में देखते हैं, मौर्योत्तर काल में देखते हैं। मतलब मौर्य काल और मौर्योत्तर काल मतलब जो शुंग आए थे, सिकंदर आए थे। तो मौर्य काल और जो विदेश से आए थे, उस वही दोनों के बीच में मौर्योत्तर काल होता है। गुप्त काल उसके बाद आ जाता है, उसके बाद गुप्तोत्तर काल आ जाता है, ठीक। तो हम लोग अब देखते हैं, फिर एक एक करके देखते हैं। पहले देखते हैं हम लोग, देखिए 4 भाग था बटा हुआ, 4 भाग था। और हम लोग एक एक करके देखते हैं। अभी देखते हैं हम लोग मौर्य काल, ठीक। पहला पार्ट देखते हैं हम लोग मौर्य काल, ठीक। तो अब देखते हैं हम लोग मौर्य काल। तो शुरू करते हैं अब मौर्य काल से। देखिए, मगध में जो दक्षिण भारत की ओर जाने वाला व्यापारिक मार्ग था, वह झारखंड से होकर जाता था। जो मगध जाता था, जो मगध मतलब बिहार, जो आज का वर्तमान बिहार है, तो वो मगध में ही आप लोग को पता होगा कि मौर्य काल ने शासन किया था। तो उसमें मगध की ओर जो जाने वाला रास्ता था ना, दक्षिण भारत की ओर, तो वो बिजनेस के लिए करता था, व्यापारिक मार्ग था वो। तो वो झारखंड से होकर जाता था। अतः मौर्यकालीन झारखंड का अपना राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक महत्व था। तो इसीलिए क्या हुआ कि व्यापार करने वाला जो मार्ग था, आने जाने का जो रास्ता था, तो वो दक्षिण भारत की ओर मगध से जाता था, मतलब बिहार से जाता था दक्षिण भारत की ओर। तो उसमें क्या होता था कि बीच में झारखंड पड़ जाता था, झारखंड से होकर जाता था। तो इसीलिए क्या हुआ, झारखंड इतना महत्वपूर्ण हो गया। और झारखंड का अपना राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक महत्व भी था। अब क्या क्या था तो वो देखते हैं। कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा, चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा, तो उसमें ये वर्णन है। देखिए क्या क्या उन्होंने लिख के गए हैं। तो देखिए इसमें लिखे हैं कौटिल्य जी कि कौटिल्य के शास्त्र में इस क्षेत्र को कुक्कुट या कुक्कुट देश के नाम से इंगित किया गया है। तो मैं बताई थी इससे पहले, जब हम लोग नामकरण कर रहे थे कि किसका क्या नाम कौन किसने रखा, तो मैं बताई थी कि चाणक्य के अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स वाला अर्थशास्त्र नहीं है, वो उस टाइम का राजनीति वाला अर्थशास्त्र है। उनका बुक था अर्थशास्त्र, तो उसी में झारखंड को कुक्कुट या कुक्कुट देश इंगित किया था कौटिल्य ने, ठीक। और उसके बाद देखते हैं, कौटिल्य के अनुसार कुक्कुट देश में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली स्थापित थी। तो क्या हुआ, कौटिल्य के अनुसार, मतलब जो अर्थशास्त्र में वो लिखे हैं, तो उसमें उन्होंने बताया है कि जो झारखंड था यानी कुक्कुट देश था, तो वो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली था यहाँ पे झारखंड में। और उन्होंने लिखा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने आठवीं नामक एक पदाधिकारी की नियुक्ति की थी, जिसका उद्देश्य जनजातियों पर नियंत्रण, मगध साम्राज्य हेतु इसका उपयोग।
तथा शत्रुओं से इसके गठबंधन को रोकना था। तो देखिए कौटिल्य ने ये कहा उन्होंने ये लिखा अर्थशास्त्र बुक में कि जो उस टाइम में तो मैंने फर्स्ट में बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, मौर्यकालीन शासन था। तो उसमें जो था आटविक नाम से, ये पूछा जाता है, आटविक नाम से जो एक पदाधिकारी का नियुक्ति किया था, तो उस पदाधिकारी का नाम था आटविक। ठीक। और इसका उद्देश्य क्या था, जो झारखंड के जनजाति हैं उस पर नियंत्रण पाना और मगध राज्य हेतु इसका उपयोग। झारखंड और बिहार तभी एक थे और इसमें जो उपयोग होता था वो था, और शत्रुओं से इसका गठबंधन को रोकना था। मतलब क्या होता था कि मगध और बिहार तो एक ही तभी था, और ये क्या करते थे कि उस टाइम कुकुट देश मतलब झारखंड, इसमें शत्रु के साथ, जैसे अब होता है ना पॉलिटी, आप लोग जब पढ़ते होंगे तो पता चलता होगा कि ये बीजेपी ने हाथ मिला लिया आम पार्टी से, या फिर कांग्रेस तो ये है तो भाजपा से, मतलब कुछ भी ऐसा गठबंधन हो जाता है ना, तो उसको मतलब उन्होंने क्या किया कि झारखंड से कोई शत्रु से साथ नहीं हो जाए, मिल नहीं जाए, गठबंधन ना कर ले। तो इसलिए ये था, पदाधिकारी की नियुक्ति थी जिसे आटविक कहते हैं। और ये पदाधिकारी की नियुक्ति किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ताकि इसका उद्देश्य यही था कि जनजाति पर नियंत्रण रह सके, मगध साम्राज्य हेतु इसका उपयोग हो, और शत्रुओं से इनके गठबंधन को रोकना था, मतलब रोक सके। और देखिए इंद्र नामक नदियों की चर्चा करते हुए कौटिल्य ने लिखा है कि इंद्र नामक की नदियों से हीरे प्राप्त किए जाते हैं थे। तो देखिए इंद्र नामक एक नदी का चर्चा उन्होंने किया है, और उसमें कौटिल्य ने लिखा है कि इंद्र नामक जो नदी थे उससे हीरे प्राप्त किए जाते थे, और इंद्र नामक संभवतः ईब और शंख नदियों का इलाका था। इंद्र नामक जो था वो ईब और शंख का नदी, ईब और शंख नदी का इलाका था, ये उन्होंने कहा, उनके अनुसार है, कौटिल्य के अनुसार। और देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेना के प्रयोग हेतु झारखंड से हाथी मंगवाया जाता था। तो आप लोग भी पढ़े हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य में जो हाथी मतलब हाथी का जो जितना भी काम लगता था तो वो झारखंड से ही मंगाया जाता था, मगध। ठीक। तो देखिए अब देखिए अशोक काल में हम लोग आ जाते हैं। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अशोक भी है, तो उसमें देखिए अशोक के 13वें शिलालेख में समीपवर्ती राज्यों की सूची मिलती है, जिसमें से एक आठवीं प्रदेश भी था, और झारखंड राज्य इस प्रदेश में शामिल था। तो देखिए इसमें जो अशोक आए उसके बाद अशोक भी आए, तो उन्होंने क्या किया, अशोक के 13वें शिलालेख में समीपवर्ती राज्यों की सूची में भी मिलता है झारखंड, और जिसमें से एक आठवीं तो चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान हुआ, और उसके बाद आठव भी बोल सकते हैं, आठवीं भी बोल सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शन है, आठवीं, आठव और आठवीं। ठीक। ये तीनों एक ही हैं। उन्होंने प्रदेश भी था, और झारखंड क्षेत्र में इस क्षेत्र में झारखंड क्षेत्र में शामिल था। ठीक। और उसमें क्या था, आठवीं प्रदेश मतलब क्या हुआ, बघेलखंड से उड़ीसा के समुद्र तट तक विस्तृत भी था। मतलब बघेलखंड एक जगह का नाम है, वहां से लेकर उड़ीसा के जो समुद्र तट था वहां तक उनका विस्तार किया हुआ था, फैला हुआ था। ठीक। और अशोक का झारखंड की जनजातियों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। और अशोक जब आए तो उन्होंने झारखंड के जनजाति जो थे उसमें बहुत अप्रत्यक्ष नियंत्रण लगाए हुए थे। अशोक के पृथक कलिंग शिलालेख 2 में वर्णित है कि इस क्षेत्र की अविजित जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए, ताकि वे लोग परलोक प्राप्त कर सके। मतलब जब उनका हृदय परिवर्तन हुआ, तो मैं एनसीईआरटी में पढ़ा चुकी हूँ, पिछले क्लास में देख लीजिएगा आप लोग, प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो उसी में मैं पढ़ाई थी कि अशोक का कैसे हृदय परिवर्तन होता है। और उसी हृदय परिवर्तन के बाद अशोक ने कलिंग शिलालेख 2 में वर्णित किया था कि इस मतलब जो झारखंड क्षेत्र है तो उनको भी अजीवित जनजातियों को धम्म का आचरण करना चाहिए, मतलब बौद्ध भगवान का
उनको दीक्षा लेना चाहिए, उनका आचरण करना चाहिए, क्योंकि वो बौद्ध धर्म माने थे, और ताकि वो क्या करे, लोक परलोक को प्राप्त कर सके मरने के बाद, मतलब मरणोपरांत जब वो उनकी डेथ हो तो वो लोक परलोक जा सके, ऐसा अशोक कहते हैं। अशोक ने झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए रक्षित नाम का एक अधिकारी भेजा था। तो देखिए अशोक का जब शासन चला मगध पे, तो उन्होंने क्या किया कि झारखंड में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए रक्षित नामक अधिकारी को भेजा था। किसके द्वारा भेजा गया था? अशोक के द्वारा रक्षित नाम के अधिकारी को भेजा था। और वहीं हम लोग बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, तो उन्होंने एक अधिकारी को भेजा था ताकि कुकुट देश पर शासन हो सके, किसी के साथ उनका गठबंधन, मतलब उसका जो दुश्मन क्षेत्र है उसके साथ उनका गठबंधन नहीं हो जाए, इसीलिए उन्होंने आठवीं नाम का अधिकारी भेजा गया था, और अशोक के नाम से रक्षित नाम का अधिकारी भेजा गया था। ठीक, ये याद रखिए दोनों। अब देखिए दूसरे पॉइंट में आ जाते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में क्या था कि मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारी ने भारत में अपने अपने राज्य स्थापित किए। मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारी आए थे, जो मैं पहले बताई अभी इंट्रो में, और उसमें क्या हुआ, भारत में अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए। इसके अलावा भारत का विदेशों के साथ व्यापारिक संबंध भी स्थापित हुआ, जिसके प्रभाव झारखंड में भी दिखाई देते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, जब अपना अपना राज्य स्थापित कर लिया झारखंड में उन्होंने, विदेशी आक्रमणकारी सब, तो उसके बाद क्या हुआ कि इसके अलावा भारत के साथ वो तो यहाँ पे राज्य जमा लिया, तो स्थापित कर लिया। तो उसके बाद क्या हुआ, कुकुट देश मतलब झारखंड और विदेश के साथ व्यापारिक संबंध भी स्थापित हो गए, मतलब बिजनेस चलने लगा, और उसके बाद इसका प्रभाव झारखंड में भी दिखाई दिया। सिंहभूम पे चलते हैं। सिंहभूम से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे झारखंड के वैदेशिक संबंधों की पुष्टि होती है। सिंहभूम से क्या हुआ, रोमन साम्राज्य के सिक्के मिले। रोमन साम्राज्य कहाँ के थे? विदेश के थे, विदेशी सिक्के थे। तो उसके बाद ये सिंहभूम से प्राप्त हुआ है, जिससे पता चलता है, मतलब पुष्टि होता है कि यहाँ कैसे आया विदेशी सिक्का, यहाँ झारखंड में कैसे आया, क्योंकि वो व्यापार करते समय सिक्कों का लेन देन करते होंगे, कोई कुछ दिया, कोई कुछ खरीदा, कोई कुछ बेचा, तो इसी कारण से यहाँ पे ऐसा माना जाता है, मतलब पुष्टि हुआ है। चाईबासा में इंडो सिथियन सिक्के मिले हैं। चाईबासा से इंडो सिथियन के सिक्के मिले हैं झारखंड में मौर्योत्तर काल में। तो इससे भी पता चलता है कि विदेशी व्यापार थे भारत के साथ, झारखंड के साथ। और रांची में कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि यह क्षेत्र कनिष्क के प्रभाव में था। तो सिंहभूम से रोमन साम्राज्य के सिक्के, और चाईबासा से इंडो सिथियन सिक्के, और रांची से कुषाणकालीन सिक्के। ठीक, तो ये सिक्के याद रखिएगा। सिंहभूम से रोमन साम्राज्य के सिक्के, चाईबासा से इंडो सिथियन सिक्के, और रांची से कुषाणकालीन सिक्के। और ये कनिष्क के प्रभाव में था, ऐसा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे कुषाण काल तो कनिष्क से ही था, तो इसीलिए यहाँ पे माना जाता है कि ये उनका काल था, उनका शासन था, कनिष्क का शासन। अब देखते हैं तीसरे में गुप्त काल, उसके बाद देखेंगे हम लोग गुप्तोत्तर काल। तो गुप्ता पीरियड में क्या होता है कि गुप्त काल में अभूतपूर्व सांस्कृतिक विकास हुआ, अतः इस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो गुप्त काल में क्या हुआ, एक सांस्कृतिक विकास हुआ, और इस काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग। कब? गुप्ता पीरियड में। और हजारीबाग के मधुही पहाड़ से गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर निर्मित मंदिर बनाए गए हैं। तो हजारीबाग में एक मधुही पहाड़ है, तो उसी में गुप्तकालीन पत्थर को काटकर निर्मित मंदिर बनाए गए थे उस टाइम में। और झारखंड में मुंडा, पाहन, महतो, भंडारी गुप्त काल की देन माना जाता है। तो देखिए ये जो झारखंड में जो जनजाति है, मुंडा जनजाति, पाहन जनजाति, महतो जनजाति, भंडारी, गुप्त काल की ही देन माना जाता है, ऐसा माना जाता है। अब समुद्रगुप्त की बात करते हैं। तो जब समुद्रगुप्त का शासन आया, तो देखिए क्या क्या हुआ समुद्रगुप्त के पास। गुप्त वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक समुद्रगुप्त था। सबसे बहुत ज़्यादा ताकतवर, पावरफुल समुद्रगुप्त थे, और इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ठीक, आगे देखिए, इसके विजयों का वर्णन प्रयाग सशस्ती, इलाहाबाद प्रशस्ति में मिलता है। प्रयाग सशस्ती के लेखक हरिसेन हैं।
इन विजयों में से एक आठवीं विजय भी था। तो देखिए, जब समुद्रगुप्त का जब शासन चला तो इसके विजय का वर्णन हम लोग को कहाँ मिलता है? प्रयाग सशस्ती में। और प्रयाग सशस्ती इलाहाबाद प्रशस्ति में मिलता है। और प्रयाग सशस्ती के जो लेखक हैं, जो राइटर हैं, उनको जो लिखा है उनको प्रयाग सशस्ती को, तो वो लिखे हैं हरिसेन। और इस विजय में से एक आठवीं विजय भी था। मतलब ये जो विजय हुआ था उसमें एक आठवीं विजय भी था। और देखिए, झारखंड क्षेत्र ऐसे आठवीं प्रदेश का हिस्सा था। इससे स्पष्ट होता है कि समुद्रगुप्त के शासन में झारखंड क्षेत्र इसके अधीन था। तो देखिए, झारखंड जब प्रदेश था तो इसमें आठवीं प्रदेश का भी हिस्सा था। और इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि समुद्रगुप्त के शासन में झारखंड क्षेत्र उसके अधीन था। मतलब ये झारखंड का जो क्षेत्र था उस टाइम में, वो समुद्रगुप्त के शासन का ही अधीन था। झारखंड, उनका शासक था समुद्रगुप्त ही, गुप्त काल के। और समुद्रगुप्त के पुंडवर्धन को अपने राज्य में मिला लिया, जिससे झारखंड का विस्तार क्षेत्र शामिल हुआ। जब समुद्रगुप्त शासन कर रहे थे झारखंड में, तो उसमें क्या हुआ? पुंडवर्धन एक शासक का नाम था। तो उसको है ना अपने राज्य में मिला लिया। तो उससे क्या हुआ? झारखंड का विस्तार क्षेत्र शामिल हो गया। और समुद्रगुप्त के शासन काल में छोटा नागपुर को मुरुंड देश कहा जाता है। तो हम लोग इससे पहले देखे थे कि समुद्रगुप्त के शासन काल में छोटा नागपुर को क्या कहा जाता है? तो ये मुरुंड देश कहा जाता है। ठीक। अब देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, जिसको विक्रमादित्य का भी उपाधि मिला था। तो इनके ये में क्या हुआ? ठीक, इनके शासनकाल में क्या हुआ? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रभाव झारखंड प्रदेश में था। इससे बस इतना जान लीजिए। और इसके काल में चीनी यात्री जो फाहियान थे, 405 ईस्वी में भारत आया था, जिसने झारखंड को कुक्कुट लाट बताया है। तो ये भी मैं बता चुकी थी नामकरण में ही कि फाहियान द्वारा भारत को क्या नाम दिया गया है? तो कुक्कुट लाट फाहियान के द्वारा किया गया है। और उन्होंने भारत कब आए थे? 405 ईस्वी में। तो ये याद रख लीजिएगा। अब देखिए, गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष पर हम लोग आते हैं। तो मदुही पहाड़ जो जिला हजारीबाग झारखंड से है, तो वहां से देखिए अवशेष क्या मिले? पत्थर को काटकर बनाए गए 4 मंदिर अवशेष मिले हैं। पत्थर को काट काट के 4 मंदिर बनाया गया है मदुही पहाड़ में, जो हजारीबाग जिले में पड़ता है। दूसरा पड़ता है सतगावा पड़ता है कोडरमा जिले में। और कोडरमा जिले में जो वहाँ मिला है अवशेष प्राप्त हुए हैं, वहाँ मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं उत्तर गुप्त काल से संबंधित। और तीसरे में पिठोरिया स्थान है और जिला पड़ता है रांची। और रांची उस स्थान पर प्राप्त अवशेष क्या हुए हैं? पहाड़ी पर स्थित कुआं मिले हैं, प्राप्त हुए हैं। अब आते हैं गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल शशांक के टाइम में आते हैं। तो शशांक गौड़ पश्चिम बंगाल का शासक शशांक इस काल में एक प्रतापी शासक था। आप लोग को पता है शशांक कौन थे? गुप्तोत्तर काल के शासन काल में वो शासन किए थे, बहुत अच्छे शासक थे। और उन्होंने क्या किया? गौड़ जो पश्चिम बंगाल में स्थित है उसका शासन शशांक इस काल में प्रतापी शासक के रूप में था। और शशांक के साम्राज्य का विस्तार संपूर्ण झारखंड, उड़ीसा और बंगाल तक था। जो शशांक का साम्राज्य का विस्तार था वो पूरा झारखंड था, उड़ीसा था और बंगाल था। और यह बंगाल का पहला स्वतंत्र शासक था तथा इसकी राजधानी कर्ण सुवर्ण मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल थी। जो शशांक साम्राज्य फैला रहे थे, तो वो कहाँ विस्तार था उनका? संपूर्ण झारखंड, उड़ीसा और बंगाल में विस्तार था। और यह बंगाल का वह पहला शासक था जो स्वतंत्र शासक था, मतलब पूरी तरह से अस्वतंत्र शासक था। और इसका राजधानी कहाँ था? कर्ण सुवर्ण। और ये कहाँ पड़ता है? मुर्शिदाबाद और पश्चिम बंगाल। और शशांक ने अपने विस्तृत साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए 2 राजधानियां स्थापित की थी। शशांक जब यहाँ शासन चला रहे थे तो 2 राजधानी स्थापित किए उन्होंने। और पहला संथाल परगना का एक बड़ा बाजार और दूसरा दुलमी, जो पुरुलिया पश्चिम बंगाल में पड़ता है, दुलमी। और फर्स्ट में क्या था? संथाल परगना का बड़ा बाजार। और शशांक के द्वारा जो प्राचीन काल में शासकों में यह प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड में थी। मतलब ये प्राचीन काल का शासक जो शशांक थे वो पहला प्रथम शासक थे जिसका राजधानी झारखंड को उन्होंने झारखंड क्षेत्र को बनाया। और शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। ये शिव धर्म मानते थे, शैव धर्म मानते थे। तथा
झारखंड में अनेक शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। तो शशांक शैव धर्म के अनुयायी थे, वो शिव धर्म को मानते थे, शिव भगवान को मानते थे। और उन्होंने क्या किया, झारखंड में अनेक शिव मंदिर का निर्माण कराया था शशांक ने। और शशांक के काल का प्रसिद्ध मंदिर वेणु सागर है, जो कि एक शिव मंदिर है। वेणु सागर एक मंदिर का नाम है और उसके काल से ही प्रसिद्ध था ये मंदिर वेणु सागर, जो शिव मंदिर है। और यह मंदिर सिंहभूम और मयूरभंज की सीमा क्षेत्र पर अवस्थित कोचांग में स्थित है। यह मंदिर कहाँ है, सिंहभूम और मयूरभंज की सीमा क्षेत्र पर अवस्थित है। और वो जगह का नाम क्या है, कोचांग। कोचांग में अवस्थित है। कौन सा, वेणु सागर, वेणु सागर शिव मंदिर, जो शशांक जब शासन कर रहे थे तो उस टाइम में बनाया था, क्योंकि वो शैव धर्म के अनुयायी थे। अब देखिए, शशांक ने बौद्ध धर्म के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई, और जिसका उल्लेख हेंग त्सुआंग ने किया है। तो शशांक क्या किए, बौद्ध धर्म के प्रति असहिष्णुता की नीति अपनाई थी, मतलब उनको नहीं मानते थे। और इसका उल्लेख हेंग त्सुआंग ने किया है। और शशांक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया था। शशांक मतलब बौद्ध धर्म को देखना नहीं चाहते थे, उनको नष्ट कर देना चाहते थे, उनका विनाश कर देना चाहते थे शशांक। तो शशांक ने क्या किया, झारखंड के जितने भी बौद्ध केंद्र थे वो नष्ट कर दिए उन्होंने। और इस तरह झारखंड में बौद्ध जैन धर्म के स्थान पर हिंदू धर्म की महत्ता स्थापित हो गई, क्योंकि शशांक शिव के अनुयायी थे, शैव धर्म के अनुयायी थे। तो उन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को देखना पसंद नहीं किया, विनाश करना चाहा, नष्ट करना चाहा। तो शशांक के आ जाने के बाद जितने भी झारखंड में बौद्ध केंद्र थे उनको नष्ट कर दिया गया था शशांक के शासनकाल में। और झारखंड में एक बौद्ध धर्म और जैन धर्म को विनाश करने के बाद एक हिंदू धर्म की महत्ता स्थापित हो गई। तो झारखंड में हिंदू धर्म को किसने स्थापित किया था, तो ये किया था शशांक ने। और शशांक शिव धर्म का अनुयायी था। और शशांक का एक शिव मंदिर है कोचांग में, जो शैव धर्म को पता चलता है कि शैव धर्म के ये पुजारी भी हुआ करते थे। हर्षवर्धन के टाइम पीरियड की बात करते हैं अगर, तो वर्धन काल का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हर्षवर्धन था। तो सबसे पावरफुल था हर्षवर्धन। और इसके वर्धन वंश का इसीलिए उसका नाम हर्ष पड़ा था। तो हर्ष और वर्धन मिलके वर्धन वंश का हो गया, और ये उनका नाम पड़ा हर्षवर्धन। और इसके साम्राज्य में काजांगल राजमहल का कुछ भाग शामिल था। जब हर्षवर्धन का शासन चल रहा था तो राजमहल, जो साहिबगंज तरफ है राजमहल, तो वहाँ पे झारखंड में राजमहल में कुछ उसका भाग शामिल था हर्षवर्धन के टाइम में। और कांजांगल राजमहल में ही हर्षवर्धन हेंग त्सुआंग से मिला था। हर्षवर्धन हेंग त्सुआंग से एक मुलाकात राजमहल में ही किए थे। हेंग त्सुआंग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में राजमहल की चर्चा की है। जो हेंग त्सुआंग बुक लिखे थे तो उसमें अपने बुक में ये जो यात्रा का जो जितना जर्नी था तो वो राजमहल का भी उसमें चर्चा किया हुआ है हेंग त्सुआंग ने। और हर्षवर्धन और हेंग त्सुआंग कहाँ मिले, वो राजमहल में मिले। और राजमहल के कहाँ, कांजांगल में। ठीक, तो ये याद रखिएगा। अन्य तथ्य अगर देख लेते हैं और इम्पोर्टेंट इसमें देख लेते हैं, तो ये हर्यक वंश का शासन बिंबिसार झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था। तो हर्यक वंश का जो शासक था बिंबिसार झारखंड में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था। और नंद वंश जब आए थे झारखंड में, तो नंद वंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का हिस्सा था। जब नंद वंश यहाँ पे शासन कर रहे थे तो उस टाइम झारखंड अलग नहीं हुआ था। झारखंड तो अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को, उससे पहले बिहार और झारखंड तो एक ही था। तो मगध का ही क्षेत्र हुआ करता था झारखंड तभी। तो उस टाइम में झारखंड मगध का ही हिस्सा था। और नंद वंश की सेना में झारखंड से हाथी की आपूर्ति की जाती थी। नंद वंश में जो सेना में जितने हाथियां बुलाई जाती थी, हाथियां मंगाई जाती थी, वो झारखंड से ही मंगाई जाती थी, क्योंकि यहाँ जंगल झाड़ी है तो हाथियों का भी विस्तार ज़्यादा हुआ। और इस सेना में जनजातीय लोग भी शामिल थे। और ये जो नंद वंश की जो सेना होती थी तो इसमें जनजातीय लोग भी शामिल हुआ करते थे। और झारखंड में दामोदर नदी के उद्गम स्थल
तक मगध की सीमा का विस्तार माना जाता है। झारखंड में जो दामोदर नदी है उसके जो उद्गम स्थल हैं वो मगध की सीमा का विस्तार माना जाता है। और झारखंड के पलामू में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा निर्मित मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो झारखंड के जो पलामू जिला है तो वहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम ने एक निर्मित मंदिर के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। झारखंड के पलामू जिला किसके द्वारा मंदिर, तो चंद्रगुप्त प्रथम। कन्नौज के राजा यशोवर्मन के विजय अभियान के दौरान मगध के राजा जीवगुप्त द्वितीय ने झारखंड में शरण ली थी। तो कन्नौज के राजा यशोवर्मन जो थे उसके विजय अभियान के दौरान मगध के जो राजा थे जीवगुप्त द्वितीय, मगध के राजा थे गुप्त द्वितीय, उन्होंने क्या किया, झारखंड में शरण ले लिया था। और 13वीं सदी में उड़ीसा के राजा जयसिंह ने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित कर दिया था। जब 13वीं सदी आया तो 13वीं सदी में झारखंड के जो राजा थे जयसिंह राजा थे झारखंड के, और 13वीं सदी में उड़ीसा के राजा थे 13वीं सदी जब आया तो उड़ीसा के राजा जयसिंह ने झारखंड को अपना शासक घोषित कर दिया था। ठीक, तो फ्रेंड्स यहीं तक था आज का क्लास, और आशा करती हूँ कि आप लोग को ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। आप लोग का सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा लोगों तक, स्टूडेंट तक ये वीडियो जाएगा, ताकि वो सब स्टूडेंट के लिए बेनिफिट मिल सके जो गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं। और आप लोग के साथ से ही मैं इतना आई हूँ और आप लोग को इतना अच्छा कंटेंट मैं दे पा रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे प्यार दीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक, हाँ, तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।